हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लर्निंग ओवरलैंड में। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर वर्षा शर्मा और आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। उससे पहले हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन का जो फर्स्ट पार्ट था उसका रिवीजन हम देख लेंगे। जो हमने इंटरफेस पढ़ा था, सेल डिवीजन में जो हमने इंटरफेस पढ़ा था उसमें हमने कौन सी स्टेजेस पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था बेटा G1 स्टेज। G1 स्टेज में क्या हुआ, इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस इज द प्रिपरेटरी फेज। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो सेल को पहले प्रिपेयर होना पड़ता है डिवाइड होने के लिए। जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं तो हमें पहले तैयारी करनी पड़ती है, वैसे ही जब सेल को डिवाइड होना होता है तो वो पहले तैयारी करता है। ठीक है, तैयारी करेगा। इंटरफेज में इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। G1 स्टेज में क्या पढ़ा था, G1 स्टेज में सेल का साइज ग्रो करेगा, न्यूक्लियस ग्रो करेगा, अमीनो एसिड्स फॉर्म होंगे, है ना, ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए एंड प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, और न्यूक्लियस भी बड़ा होगा। सेल का न्यूक्लियस भी बड़ा होगा, क्यों, उसको डिवाइड होना है। डिवाइड होना है और एक जैसे दो सेल्स बनाने हैं। ठीक है, तो सेल का साइज हमारा G1 स्टेज में बड़ा होगा। जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे उनमें ये वाला G1 फेज जो है वो उसका ड्यूरेशन कम होगा, यानी साइज छोटा होगा। ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि G1 फेज किस सेल में छोटा होता है, किन सेल्स में छोटा होता है, इसका ड्यूरेशन। तो एक्टिवली डिवाइडिंग जो सेल होंगे, जो जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे, उनमें क्या होगा, G1 का साइज, सेल का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है G1 के बाद में एस फेज। एस फेज में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद में क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन्स बनेंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स किस लिए चाहिए, जब कॉइलिंग होगी, क्रोमोसोम की कॉइलिंग होगी, उसके लिए हिस्टोन प्रोटीन की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज द प्रिपरेटरी फेज। तैयारी हो रही है अभी, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा है, इसका जेनेटिक मटेरियल डबल होता है। ठीक है, एस फेज। एस फेज डबल होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे इनविजिबल फेज भी कहा जाता है। एस फेज इज ऑल्सो नोन एज इनविजिबल फेज। एक और इवेंट होता है इसमें, सेंट्रियोल का डिप्लीकेशन। सिंथेसिस फेज के अंदर सेंट्रियोल का डिप्लीकेशन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है G2 फेज। G2 फेज में भी वापस क्या होगा, ये गैप फेज है सिंथेसिस और माइटोसिस के बीच में। गैप 1 फेज था, वापस से माइटोसिस और सेल डिवीजन और सिंथेसिस फेज के बीच में। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, सेल थोड़ा सा ग्रो करेगा। कुछ माइक्रो ऑर्गेनेलीज है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, इनका डुप्लीकेशन होगा। क्यों, क्योंकि आगे जब सेल डिवाइड करेगा तो सबको बराबर बराबर चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए सेल ऑर्गेनेलीज भी डबल होगी, सेल का साइटोप्लाज्म भी डबल होगा, और सेल का सेंट्रियोल है जो सिंथेसिस फेज में डबल हो गया। अमीनो एसिड्स और आरएनए, आरएनए ये भी ज़्यादा, आरएनए प्रोटीन्स भी हमें ज़्यादा चाहिए होंगे क्योंकि सेल को एक से दो होना है। ठीक है, तो दिस वाज द रिवीजन पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। अब हम पढ़ेंगे आज माइटोसिस के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। So what is mitosis? Mitosis is a type of cell division in which cell divides to form identical daughter cells. Identical daughter cells बनाता है सेल को डिवाइड, आइडेंटिकल पेरेंट के भी एज वेल एज देमसेल्स के भी। मतलब पेरेंट के जैसा भी होगा और खुद के जैसा भी होगा। जैसे जैसे दो डॉटर सेल्स बने, है ना, ये वाला एक सेल है, सपोज दिस इज अ सेल। इसको डिवाइड होना है, इसके अंदर माइटोसिस वाला प्रोसेस होना है। माइटोसिस होगा, ये सेल का न्यूक्लियस है, माइटोसिस का होगा तो ये डिवाइड करेगा सेल, डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होगा कैसे, आइडेंटिकल, ये एक दूसरे के जैसे हैं, दीज आर लाइक अलाइक ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के जैसे हैं और पेरेंट के जैसे भी हैं। पेरेंट और daughter cells both are same in which respect, in respect of their genetic material, in respect of their nucleus, in size of nucleus, in respect to their content of cytoplasm। cytoplasm दोनों में बराबर बराबर बंटा होगा, के न्यूक्लियस भी अपनी जगह पे होंगे। सारे सेल ऑर्गेनेलीज है, अगर इसके पास में 4 हैं तो इसको 2 दे दी, इसको 2 दे दी, तो 2 के 4 हो गए, फिर 4 4 हो जाते हैं। ओके, ये डिवाइड होकर, क्यों, ये तो इंटरफेस में इसके पास में 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनेलीज आ गई है, सेल ऑर्गेनेलीज आ गई है। ठीक है, इसके पास में डबल सेल ऑर्गेनेलीज थी, और जो डॉटर सेल के बारे डॉटर सेल्स के पास है उसमें दोनों में बराबर बराबर बढ़ गई।
ठीक है, इसीलिए इस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट इसमें सेम रहता है। ठीक है, chromosome number and DNA content remain same in the daughter. That's why this division is also known as equational division. जैसे asexual reproduction में होता है ना, सेम टू सेम, जैसा कि पेरेंट के पास में जो भी मटेरियल होता है वैसा सेम टू सेम में डॉटर सेल्स के पास में या ऑफस्प्रिंग के पास में भी चला जाता है। तो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे उसको अपन कंपेयर कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, ये कहाँ पे अकर होता है, अकरेंस कहाँ होती है माइटोसिस की अकरेंस होती है सोमैटिक सेल्स में। ठीक है, सेल्स के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, जर्म सेल्स क्या होते हैं। सोमैटिक सेल्स होते हैं हमारे बॉडी सेल्स, जो भी बॉडी सेल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस नहीं करते, रिप्रोड्यूस कौन करता है? सिर्फ जर्मिनल सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सोमैटिक सेल्स, तो सोमैटिक सेल्स में होता है माइटोसिस। माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल, एक एक्सेप्शन के साथ में। हनी बी जो होता है, हनी बी का जो ड्रोन होता है दैट इज हैप्लॉइड नॉट डिप्लॉइड, वो सोमैटिक सेल मतलब डिप्लॉइड सेल्स के अंदर माइटोसिस होगा। लेकिन हनी बी के ड्रोन में, ड्रोन होता है मेल मेंबर होता है हनी बी का, हनी बी फैमिली का मेल मेंबर होता है ड्रोन, वो हैप्लॉइड होता है और उसके अंदर माइटोसिस वाला डिवीजन होता है। दिस इज द एक्सेप्शन टू माइटोसिस। ओके, दिस इज माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? डिप्लॉइड सेल्स में होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है और अपने जैसे दो सेल्स मतलब टू डॉटर सेल्स बनाता है विद टू न्यूक्लियाई, सब कुछ डबल डबल करके दो सेल्स बनाता है। माइटोसिस, वाई माइटोसिस अकर, माइटोसिस क्यों होता है? रिपेयर एंड रीजनरेशन के लिए। ठीक है, जब भी हमारी सेल्स इंजर हो जाती है या कहीं चोट लग जाती है हमें, तो सेल को रिपेयर करना होता है ना, वापस से वो सेल को, मतलब वहाँ पे सेल्स वापस से चाहिए होते हैं एक जैसे। चोट लग गई, ठीक है, वहाँ से सेल्स की जगह खाली हो गई, तो उसके जो आसपास वाले सेल्स होंगे वो सारे क्या करेंगे? डिवाइड करके सेम टू सेम वैसे सेल्स बना देंगे और रिपेयर एंड रीजनरेशन का काम हमारी बॉडी में हो जाता है। ठीक है, तो स्किन सेल्स हम बोल सकते हैं, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, एग्जाम्पल है डिप्लॉइड सेल्स का, यहाँ पे माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस अकर इन डिप्लॉइड सेल्स, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं इसको। आई होप आपको समझ में आ गया। माइटोसिस कितने टाइप, मतलब माइटोसिस इज डिवाइडेड फर्दर इनटू डिफरेंट स्टेप्स। ठीक, डिफरेंट स्टेप्स से पहले क्या होता है? माइटोसिस दो टाइप के होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। पहले हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। कैरियोकाइनेसिस इज द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस इज डिवाइडेड। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, दैट इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस फर्दर 4 स्टेप्स में डिवाइड होता है। 4 स्टेप्स कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब एलैबोरेटली हम एक एक करके एक एक स्लाइड देखकर इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस इज कहाँ किससे फॉलो होता है? इंटरफेज के बाद में एम फेज जो आता है वो माइटोसिस फेज होता है। माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू two steps, karyokinesis, two parts, karyokinesis and cytokinesis, and karyokinesis is further completed in 4 steps, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. The events occur during these phases. We'll study in the next slide. So the first phase of karyokinesis is prophase. Prophase is the लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट फेज कहा गया है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो डीमार्केशन नहीं होता है इन 4 स्टेप्स में, लेकिन हमें समझने के लिए इनको डीमार्केशन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, जब सेल डिवाइड होता है तो हमें पता नहीं चलता है कि प्रोफेज कब आ रही है, मेटाफेज कब आ रही है, इनको मतलब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हमको स्टडी करना है तो हमें इसको डिवाइड करना ज़रूरी है समझने के लिए। ठीक है, तो प्रोफेज, फर्स्ट फेज इज प्रोफेज, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। प्रोफेज में क्या होता है बच्चों? जो भी डीएनए कंटेंट होता है, डीएनए कंटेंट डबल कहाँ हुआ था? एस फेज में कंटेंट डबल हुआ था। कंटेंट डबल होने के बाद में
हमें दिखाई नहीं दिया था कंटेंट डबल हुआ है, लेकिन कंटेंट डबल हुआ था तो क्या हुआ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट थे सेल के अंदर। हमें पता है क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे सेल के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, इनका कंडेंसेशन होना, यानी ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं प्रोफेज के अंदर, ठीक है। प्रोफेज के अंदर इनकी शुरुआत होती है कि ये क्रोमोसोम का रूप ले लेता है, ठीक है। एस फेज में इनविजिबल थे क्योंकि उनके एंड्स नज़र नहीं आ रहे थे हमें, अब हमें बिल्कुल अच्छी तरह से प्रोफेज में एंड्स नज़र आएंगे, कंडेंसेशन होगा, एक सेंट्रोमियर बनेगा, सेंट्रोमियर के चारों तरफ क्या होगा, क्रोमोनीमा जो होगा वो कॉइल करेगा, कॉइल करने के बाद में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, प्रोफेज के अंदर जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप, जो भी न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है प्रोफेज के अंदर, न्यूक्लियस सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सारा बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना, पूरे सेल में फैल जाएगा, मतलब कि अब वो न्यूक्लियोलस के अंदर ना होकर, वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ना होकर वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स आ गए साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवलप टूटा और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। कहाँ पे हो गए, ये सारा कुछ होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म तो गायब हो गया, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही हट गई तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों एक से मतलब एक समान हो गए, ठीक है। दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन क्यों होगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा क्रोमोसोम्स को अलाइनमेंट में लाने के लिए, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन अलाइनमेंट में लाने के लिए। और जो सेंट्रोसोम्स होंगे, सेंट्रोसोम्स कब डिवाइड हुए थे, एक से दो कब हुए थे, एस फेज में, एस फेज में सेंट्रोसोम्स का डिवाइड हुआ था, तो एक से दो हो गए, तो वो भी क्या करेंगे, पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, मूवमेंट होना उनका शुरू हो जाएगा स्पिंडल फाइबर के साथ में। डायग्रामेटिकली तो प्रोफेज में क्या होगा बच्चों, पहले प्रोफेज में हमको पता है कि जो सेल था, ठीक है, जो सेल था, इंटरफेज में एस फेज में क्या हुआ, इसका जो क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल था वो डबल हो गया था, है ना, डबल हो गया था कंटेंट, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल का कंटेंट डबल हो गया था। उसके सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में डबल हो गया था, सेल का साइज भी बड़ा हो गया था, सारा कुछ था, ठीक है। सेंट्रोसोम थे, वो भी डबल हो गए थे, दो सेंट्रोसोम थे। अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू होने के बाद में ये देखिए, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो गया, ठीक है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसइंटीग्रेट हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो मेल्ट होना शुरू हो गई, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई। स्टेप वन, क्रोमैटिन मटेरियल जो था, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोसोम बिकम मोर प्रोमिनेंट, ये क्रोमोसोम हमें अच्छे से दिखाई देने लगे, ऐसा शेप नजर आने लग गया क्रोमोसोम का, ठीक है। सेंट्रोमियर फॉर्म हो गया, सेंट्रोमियर और सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म हो गए। दिस इज द डायग्राम ऑफ लेट प्रोफेज, ये लेट प्रोफेज का डायग्राम है, लेट प्रोफेज, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवलप जो था वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो गया, सेंट्रोसोम जो थे वो क्या अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गए। अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू होने के बाद में क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म है ये दोनों सेम हो गए, मतलब अब जो भी स्टेज आएगी उसमें क्या होगा, जो भी हमारे क्रोमोसोम्स बने हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ना होकर वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही माने जाएंगे, ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर ही माने जाएंगे। तो हमारा प्रोफेज में क्या क्या हुआ, क्रोमैटिन जो था वो कंडेंसेशन हो गया, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हो गया क्रोमोसोम में, ठीक है। क्रोमैटिन बन
गए क्रोमोसोम्स। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियर एनवलप मेल्ट्स या डिजनरेट। ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो गया, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। अच्छा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कैसे होगा? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से। ट्यूबुलिन प्रोटीन बना था हमारा G2 फेज में, G2 फेज में जो ट्यूबुलिन प्रोटीन बना था, अब उस है ना वो तैयारी थी, तैयारी होने के बाद में अब वो ट्यूबुलिन प्रोटीन काम आ रहा है। ठीक है, उस टाइम में तैयार करके रखा था, अब ये काम आ रहा है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई, न्यूक्लियलस भी खत्म हो गया, न्यूक्लियलस भी खत्म हो गया। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो अटैच ऑर्गेनलीज थी ना, ऑर्गेनलीज थी, वो भी एक बार डिसइंटीग्रेट हो गई। प्रोफेज के अंदर सब कुछ डिसइंटीग्रेट हो गया क्योंकि क्रोमोसोम्स का अपना काम करना है ना, क्रोमोसोम्स का अपना साइटोप्लाज्म पूरा घेर लिया है क्रोमोसोम्स ने, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वैसा हो गया सब कुछ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो गई है प्रोफेज के अंदर। फिर बाद में क्या होता है कि ये सब कुछ होने के बाद में जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बना के उनको ऑपोजिट पोल्स की तरफ धकेलेंगे। इनको सेंट्रियोल्स को, सेंट्रियोल हो गया स्पाइरल, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो गया। अर्ली प्रोफेज में मैंने आपको बताया, जो अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम्स नहीं नजर आते हैं तो इसे हम वूल की बॉल की तरह हमको ये नजर आएंगे, है ना, बिल्कुल कंडेंस होके डबल हो जाते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, तो हम इस स्टेज को स्पाइरीन स्टेज कहते हैं ना। बॉल ऑफ वूल की तरह नजर आएगा, बॉल ऑफ वूल। तो दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज स्पाइरीन स्टेज, स्पाइरीन स्टेज। तो 4 इवेंट्स होते हैं प्रोफेज के अंदर। सबसे पहला तो होता है जो भी क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो न्यूक्लियर एनवलप से जो भी एसोसिएटेड सेल ऑर्गेनेल होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे भी डिसइंटीग्रेट एक बार हो जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा और फिर जो सेंट्रियोल्स है वो ऑपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और ऑपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू होंगे। अब साइटोप्लाज्म के अंदर हमने देखा कि आ गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे अगली स्टेज में, यानी मेटाफेज वाली स्टेज में जो स्पिंडल फाइबर्स है वो जाके अटैच होंगे क्रोमोसोम्स से। ठीक है, कहाँ से शुरू हुए थे? ट्यूबुलिन प्रोटीन जो था ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन उनको बनाता है स्पिंडल फाइबर्स को, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया और फिर बाद में ये जाके अटैच हो जाएंगे मेटाफेज के अंदर, कहाँ पे? क्रोमोसोम्स में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में हम देखते हैं मेटाफेज के अंदर, ये सेकेंड स्टेज है। मेटाफेज के अंदर बेटा क्या होगा? क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होगा। सबसे पहले क्रोमोसोम का जो भी ये मेटाफेज के अंदर डीमार्केशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी चली गई है, तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है उसका। ये ये है पॉइंट टू रिमेम्बर है कि अपने को मेटाफेज के अंदर क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा, और क्रोमोसोम्स जो होंगे वो क्या करेंगे? अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे, अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम मूव कर जाएंगे साइटोप्लाज्म में, सेंट्रोसोम जो है वो पोल्स पे चले जाएंगे, सेंट्रोसोम मेटाफेज के अंदर सेंट्रोसोम्स पोल्स पे चले जाएंगे, अपोजिट पोल पे। ठीक है, डायग्राम से देखेंगे अपन, डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए क्या हो गया, जो सेंट्रोसोम्स थे, ये सेंट्रोसोम है, ये पोल्स पे चले गए, ये स्पिंडल फाइबर जो थे वो क्या करे? काइनेटोकोर से, जो हमने पढ़ा था ना सेल में, ये हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बीच में यहाँ पे प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर होता है। तो स्पिंडल फाइबर क्या करेगा? काइनेटोकोर से जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा, अगर स्पिंडल फाइबर्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब पोल्स की तरफ अगर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे एस्टर। स्पिंडल फाइबर्स विच इज टूवर्ड्स द पोल, दे आर नोन एज एस्टर, एस्ट्रल रेज बोलेंगे उनको। और अगर स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम की तरफ जा रहे हैं ना, क्रोमोसोम की तरफ जा रहे हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे? स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल
फाइबर्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल अगर पोल्स की तरफ जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं एस्टर्स, और अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम की तरफ जाएंगे तो हम उन्हें कहेंगे स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर दोनों मिलाकर बनाते हैं माइटोटिक एपेरेटस। Mitotic apparatus. Spindle fiber and ester both together are known as mitotic apparatus. तो एस्ट्रल रेज माइक्रोट्यूब्यूल से फॉर्म होगी किस तरफ, पोल्स की तरफ, और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होंगे क्रोमोसोम्स की तरफ। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स की काइनेटोकोर से जाकर जुड़ जाएंगे सेंट्रोमियर, और फिर क्या करेंगे, इसको एक ही लाइन में अलाइन कर देंगे टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट क्या होती है, इक्वेटोरियल प्लेट इज द इमेजिनरी प्लेट, इमेजिनरी प्लेट। ठीक है, इमेजिनरी प्लेट होती है जो क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्रोमोसोम इस बार थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट होगा, इस फेज में क्रोमोसोम कंडेंसेशन होगा कंप्लीट। ठीक है, कंडेंस पूरे हो जाएंगे, प्रोफेज से स्टार्ट हुए थे कंडेंस होना, और मेटाफेज के अंदर कंडेंसेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्रोमोसोम शॉर्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम की लेंथ छोटी हो जाएगी, और अपने आप को एक इक्वेटर पे, मिडल प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे वो अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट दैट इज मेटाफेजिक प्लेट, फिर इसे हम मेटाफेजिक प्लेट भी कहेंगे, इक्वेटोरियल प्लेट को हम बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, काइनेटोकोर हो गया, इक्वेटोरियल प्लेट इज ऑल्सो नोन एज मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट, प्लेट। ठीक है, और इस अलाइनमेंट को, द अलाइनमेंट ऑफ मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफिजिक प्लेट पे जो अलाइनमेंट होता है क्रोमोसोम्स को, इस अलाइनमेंट को कहा जाता है कॉन्ग्रेशन। ठीक है, ये वाला जो होता है इसे हम कहते हैं कॉन्ग्रेशन। दिस अलाइनमेंट इज नोन एज कॉन्ग्रेशन। ठीक है, अब स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं कि अपने आप से, मतलब काइनेटोकोर से जाकर जुड़ जाते हैं इस प्लेट में। ठीक है, इस प्लेट के कॉन्ग्रेशन की, कॉन्ग्रेशन क्या होता है, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, और इक्वेटोरियल प्लेट कैसे फॉर्म होती है, जब काइनेटोकोर से जाकर स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रल रेस क्या होती है, स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, माइटोटिक अपैरेटस क्या होता है, माइटोसिस में हमने, मेटाफेज में हमने देख लिया, मेटाफेज में हमने क्या क्या देखा, मेटाफेज में सबसे पहले क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है किसका, डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होना, साइटोप्लाज्म के अंदर अपने आप को अलाइन कर लेते हैं क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट पर, और माइक्रोट्यूब्यूल क्या करती है, एस्टर्स का फॉर्मेशन करती है और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करती है। तो एस्टर्स कब होंगे, जब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होगी, पोल्स की तरफ बनेगी, तब एस्टर्स होंगे, एस्ट्रल रेज होगी, एस्ट्रल रेज मतलब स्टार लाइक रेज होती है। ठीक है, ऐसा लगता है तारे बन रहे हैं, स्टार लाइक रेज। और जब इनका काइनेटोकोर की तरफ, मतलब कि सेंट्रोमियर की तरफ अगर ये बनती है, क्रोमोसोम की तरफ अगर एस्ट्रल रेज बनती, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रो करती है, तो इन्हें हम कहेंगे स्पिंडल फाइबर्स, और दोनों को मिलाकर हम कहेंगे माइटोटिक अपैरेटस। ठीक है, इसी के साथ हमारा मेटाफेज वाला फेज भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आएगा एनाफेज, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, डिवीजन आगे प्रोसीड होगा। नेक्स्ट स्टेज आएगी बच्चों अपनी एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे थे, ठीक है, सेंट्रोमियर से अटैच थे इक्वेटोरियल प्लेट पे, एक इमेजिनरी प्लेट फॉर्मेशन हुआ था, तो वो सेंट्रोमियर क्या करेगा, अब सेंट्रोमियर टूट जाएगा। ठीक है, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा, और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होंगे, पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ओके, यानी कि जो 4 आर्म्स प्रेजेंट थे, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ठीक है, वो अब अलग अलग हो जाएंगे। क्यों, जब स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, उनमें टेंशन डेवलप करेंगे, स्पिंडल फाइबर का लेंथ छोटा हो जाएगा, टेंशन करेंगे तो वो क्या होंगे, आपस में एक खिंचाव महसूस करेंगे, और वहां से वो टूट जाएंगे। टूटने के बाद में क्या होगा कि वो पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, है ना, जैसे सेल और इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा, सेल शेप ले लेगा कैसा, जो ओवल शेप होता है ना, ओवल शेप लेना शुरू कर देगा सेल, और क्या करेंगे, अपनी तरफ जो सेंट्रियोल्स होंगे ना, उसकी तरफ जो क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, वो उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
क्या क्या कैसे 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 जाना शुरू होंगे, देखते हैं, ये डायग्राम से समझते हैं। एनाफेज में क्या होता है बेटा, सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड करना शुरू हो जाएगा, सेंट्रोमियर डिवाइड करना शुरू हो जाएगा, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो अपनी जगह से सेपरेट हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड एंड सेंट्रोमियर डिवाइड्स इन एनाफेजिक स्टेज। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती है, फ्यूचर क्रोमोसोम्स, हमें पता है सेल इलोंगेट करेगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स होगी। हमने देखा था पहले जब सेल डिवाइड नहीं किया होता, सेल मेच्योर था तो क्या हुआ था, 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट थे, सिस्टर क्रोमेटिड्स एक नए सेल में, है ना, ये वाला सेल, ये वाली पोजीशन वापस एनाफेज में आ गई, एनाफेज में आ गई मतलब ये पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो गए। सेंट्रोमेयर डिवाइड हुआ, स्पिंडल फाइबर्स ने उनको खींचा, और क्या हुआ, सेंट्रोमेयर से टूटकर वो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग पोल पे जाकर सेटल हो गए। मेटाफेज के बाद में एनाफेज में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स जाकर वहां पे अटैच हो गए। अटैच होने के बाद में क्या होगा कि ये अपना शेप शो करना शुरू कर देंगे। ये दिस इज द बेस्ट स्टेज, दिस इज द शॉर्टेस्ट फेज, सबसे छोटी स्टेज फेज होती है ये, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन एनाफेज के अंदर क्या होगा, सेंट्रोमियर टूटा और सिस्टर क्रोमेटिड्स पोल्स की तरफ चले गए और उन्होंने अपना बेस्ट शेप शो करना शुरू कर दिया। बेस्ट शेप कौन से थे, एल वी हमने पढ़े थे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, है ना। तो एल वी जे आई ये सारे शेप शो करना शुरू हो जाए एनाफेज। एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू शो द शेप ऑफ द क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये क्रोमोसोम आ गया अपनी असली शेप में, ठीक है। तो सेंट्रोमियर फेज टुवर्ड्स द पोल्स एंड दिस इज द बेस्ट स्टेज टू सी द stages of see the shapes of every chromosome, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी, अब सेल नेक्स्ट स्टेज में पहुंचा है, टीलोफेज की स्टेज में, ठीक है, सबसे लास्ट स्टेज है ये। इसमें बेटा क्या होगा, जब जो क्रोमोसोम, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स क्या है ना, अपनी रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच चुके हैं, अपने रिस्पेक्टिव पोल्स के पहुंचने के बाद में क्या होगा, उनका डीकंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन यानी कि वो अपने वापस से क्रोमैटिन वाले फॉर्म में आ जाएंगे। प्रोफेज में क्या हुआ था, कंडेंसेशन हुआ था, क्रोमोसोम बन गए थे। अब टीलोफेज में क्या होगा, डीकंडेंसेशन होना शुरू हो जाएंगे, यानी अपनी थ्रेड लाइक स्टेज में, रिलैक्स स्टेज में वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। सेल इलोंगेशन होगा और क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स होने के बाद में वो अपने क्रोमैटिन वाली स्टेज में आना शुरू हो जाएंगे। न्यूक्लियर अब क्या होगा, जैसे ही डीकंडेंस हुए, डीकंडेंस होने के बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो पता है हमको, एक पोल पे एक न्यूक्लियस, दूसरे पोल पे दूसरा न्यूक्लियस, तो क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट, डिवाइडेशन ऑफ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, तो जो उससे एसोसिएटेड ऑर्गेनेलिज थी उनका भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, है ना। जो गोल्जी बॉडी थी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, है ना, सबका क्लोरोप्लास्ट थी, माइटोकॉन्ड्रिया, उनका सबका भी फॉर्मेशन होना फिर से शुरू हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो एसोसिएटेड थी उन ऑर्गेनेलिज का भी फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो 1 से 2 सेल हमारे डिवाइड हो चुके हैं। माइटोसिस में क्या था, एक जैसे 2 सेल हम एक सेल से बनाएंगे, ठीक है। तो टीलोफेज में क्या हो गया कि अपने रिस्पेक्टिव पोस्ट पे क्रोमोसोम्स पहुंच गए, डीकंडेंस हो गए, डीकंडेंस होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन वापस से फॉर्मेशन शुरू हो गया, और जो स्पिंडल फाइबर्स थे उनका ब्रेक डाउन शुरू हो गया, ठीक है। जो भी स्पिंडल फाइबर्स थे वो क्या हुए, डिसइंटीग्रेट हो गए, ठीक है। अब देखेंगे हम डायग्राम, ठीक है। अब टीलोफेज में क्या होगा बच्चों, टीलोफेज में जो पोल्स पे जो पहुंचे थे क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स पोल्स पे पहुंचे थे अपने रिस्पेक्टिव पोल्स में, तो उनका क्या होगा, फिर से डीकंडेंसेशन हो जाएगा और वो क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाएंगे। जो सिस्टर क्रोमैटिड से जो पोल्स की तरफ गए थे वो क्रोमैटिन की फॉर्म में वापस आ जाएंगे और न्यूक्लियर एनवेलप भी वापस बन जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन हो गया। और न्यूक्लियर एनवेलप से जो एसोसिएटेड सेल ऑर्गेनेल्स थी उनका भी फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। डीकंडेंसेशन हो गया, न्यूक्लियोलस बन गया, स्पिंडल फाइबर्स जो बने हुए थे वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर जाएंगे, टीलोफेज के अंदर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे एक फरो बन जाएगा। फरो के बारे में हम, साइटोप्लाज्म का डबलिंग हो गया, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, एक वन सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 अलाइक डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गए एक सेल।
बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। अब बच्चों एक ट्रिक है इसको माइटोसिस को याद रखने की। देखिए ये हमारे दोनों हाथ हैं, ठीक है, ये है प्रोफेज वाला स्टेज। प्रोफेज वाला स्टेज में क्या थी, एक वुलन बॉल की तरह हमें नजर आ रहा था। ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, कैसे, क्रोमैटिन की फॉर्म में, ठीक है, क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये क्या होंगे, क्रोमोसोम के फॉर्म ले लेंगे। ये क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं ना हमारे फिंगर से, क्रोमोसोम बन गया, कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन होके क्या हो गया, फिर ये अपने आप को एक मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज करेंगे। ये मेटाफिजिक प्लेट बन गई, ठीक है। फिर मेटाफिजिक प्लेट के बाद में, मेटाफेज की स्टेज के बाद में क्या होगा, एनाफेज। एनाफेज क्या होगा, ये अपना कनेक्शन तोड़ देंगे, कनेक्शन सेंट्रोमियर में कनेक्शन तोड़ दिया और ये ऑपोजिट पोल्स पे चले गए और फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया और ये क्या हो गया, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो गया। फिर से प्रोफेज वाली स्टेज अगर आगे देखेंगे साइटोकाइनेसिस में, फिर से ये एक मैच्योर सेल है, ये एक मैच्योर सेल है। दीज आर आइडेंटिकल सेल, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सेल्स, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अब देखते हैं, अब लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ माइटोसिस। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है माइटोसिस की, ये लैब बेस्ड टेक्निक्स में, ठीक है, क्लोन्स बनाने में, क्लोनिंग करने में। क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग इज अ टेक्निक इन विच आइडेंटिकल कॉपीज बनती है ना, सेल की या डीएनए फ्रेगमेंट्स की आइडेंटिकल कॉपीज बनती है क्लोनिंग में, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए, है ना। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या होता है, द ग्रोथ ऑफ टिश्यू आउटसाइड द बॉडी बाय, क्या करते हैं, लिक्विड मीडियम लेते हैं ना, लिक्विड सेमी सॉलिड या कोई भी ग्रोथ मीडियम को करके क्या करते हैं, इसको आउटसाइड द सेल, इसको आउटसाइड द टिश्यू, मतलब ऑर्गेनिज्म के बाहर टिश्यू कल्चर करना ना। कोई भी टिश्यू है ऑर्गेनिज्म के अंदर है या कोई भी सेल है ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो वो अपने आप डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या होता है माइटोसिस का, हम लैब में भी हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं आउटसाइड द बॉडी, टिश्यू को हम रीजनरेट कर सकते हैं ना, एक से दो बना सकते हैं माइटोसिस के प्रोसेस से, कि मीडियम, मतलब मीडियम वो रख देते हैं पेट्री डिश के अंदर, वो मीडियम रखने के बाद में वहाँ पे सेल को ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। स्टेम सेल रीजनरेशन, स्टेम सेल्स क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होती है बॉडी की स्टेम सेल्स, ठीक है, उनका रीजनरेशन, वो माइटोसिस, रिपेयर और रीजनरेशन माइटोसिस के द्वारा किया जा सकता है। तो ये था हमारे माइटोसिस के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।